Dear students, good morning. Welcome to all of you in video class. Today we are discussing the common topic conceptions of government. It means सरकार की अवधारणा. This topic is relevant for एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू. अर्थात आज मैं आप सबों के बीच सरकार के अवधारणा विषय पर इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे या बताने का प्रयास करूंगा. जैसा कि सामान्य बोलचाल में हम सब राज्य और सरकार को एक ही समझ लेते हैं, अर्थात एक ही प्रयोग दूसरे के स्थान पर साधारणतः लोग कर लेते हैं या करते हैं, लेकिन राज्य सरकार नहीं होता. सरकार राज्य का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि राज्य अमूर्त संस्था है, इमोर्टल है, जबकि सरकार राज्य का अंग मात्र है या राज्य के कार्यों को एक्टिवेट करता है. यह सही है कि सरकार राज्य का एक आवश्यक तत्व है. जिस तरह से राज्य के बहुत से तत्व है, उसी में से सरकार भी एक तत्व है. उसका एक एसेंशियल एलिमेंट सरकार को माना गया है. लेकिन राज्य के आवश्यक तत्व होते हुए भी सरकार को हम राज्य मान ले, यह सर्वथा भ्रममूलक है. कहने का तात्पर्य कि सरकार राज्य का एक राजनीतिक संगठन है. कि गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए स्टेट, जो राज्य के सभी कार्यों को विनियमित, नियंत्रित एवं निष्पादन करता है. कि इस प्रकार हम सरकार को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उसे क्रियान्वित करने तथा जो उसका पालन न करे उन्हें उचित दंड दिलाने का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य होता है. इस पर सोल्टाउ ने कहा, सोल्टाउ के शब्दों में, कि सरकार से अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं एवं साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है. बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं होता. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य साध्य है और सरकार साधन है. कि अकॉर्डिंग टू गार्नर कि द गवर्नमेंट इज एन essential organ or agency of the state, but it is no more the state itself than the board of directors of any corporation is itself the corporation. कि राज्य का आवश्यक अंग सरकार है, परंतु जिस प्रकार किसी निगम के निर्देशक को हम निगम नहीं कह सकते, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कॉरपोरेशन नहीं कह सकते, उसी प्रकार सरकार को हम राज्य नहीं कह सकते. फिर भी सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है. कि विदाउट गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि सरकार राज्य का प्राण है. जिस तरह से
संप्रभुता राज्य की आत्मा है, उसी प्रकार राज्य सरकार राज्य के प्राण है, और बिना प्राण के कोई भी शरीर जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से राज्य भी बिना सरकार के अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि राज्य है तो सरकार है, सरकार है तो राज्य है। ऐसे कोई नियम निश्चित नहीं है जिससे सरकार के स्वरूप को समझा जा सके, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समय और परिस्थिति के आधार पर सरकार के स्वरूप बनते और बिगड़ते रहे हैं। चाहे वह राजतंत्र हो, लीगल मोनार्क वैधानिक राजतंत्र हो, कुलीन तंत्रात्मक सरकार हो, या तानाशाही सरकार हो, परंतु जो आवश्यक है यह है कि वह प्रजातांत्रिक सरकार के रूप में भी अवस्थित हो। तो यह आवश्यक है वह यह है कि एक संगठित एजेंसी के प्रारूप में होना, जो चीज़ होना चाहिए जो राज्य में निवास करने वाले जनता के द्वारा गठित की जाए और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज सक्सेस फॉर मॉडर्न टाइम्स। तो इस प्रकार आधुनिक काल के सरकारों के स्वरूप को जानना भी आप सबों के लिए आवश्यक है। अर्थात 20वीं सदी के मध्यकाल के बाद, अर्थात आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य से सरकार के विभिन्न स्वरूपों के विषयों में विभिन्न स्रोतों से जानकारी भी मिलती है या जानकारी होती है। जैसे कि कुछ सरकार के फॉर्म्स में परिवर्तन हुआ है, जो प्रजातांत्रिक सरकारें आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, उसके भी विभिन्न स्वरूप आया, जिसे आप लोगों को आगे पढ़ना भी होगा। चाहे वह एकात्मक सरकार, यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो, कि एकात्मक सरकार के अंतर्गत पावर सेंट्रलाइजेशन होता है, अधिकारों का केंद्रीकरण होता है, एक ही सरकार राज्य के समूचे क्षेत्रों के लिए, प्रदेशों के लिए होता है। वह सरकार, केंद्रीय सरकार, ब्यूरोक्रेटिक माध्यम से नौकरशाही व्यवस्था के आधार पर अपने सरकार को संचालित करती है। तो दूसरी तरफ संघात्मक सरकार, शासन प्रणाली, अर्थात जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अर्थात विभिन्न छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य का संगठन बनाते हैं, या एक केंद्रीय राज्य विभिन्न राज्यों को पुनर्गठन करके उसको संवैधानिक अधिकार देकर एक फेडरल सिस्टम का विकास करता है। तो इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, दोहरी नागरिकता भी होती है। अर्थात सरकार के विभिन्न यंत्र, जो भी तंत्र है, वे सभी दोहरी होती है। अर्थात संवैधानिक रूप से केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार समकक्ष होती है, उसमें अधिकारों का बंटवारा होता है और विभिन्न अधिकारों को या विषयों पर राज्य कानून बनाती है, शासन चलाती है, और संघ कानून बनाती है और शासन चलाती है, जिसे आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में, भारत में है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जनरली जहां विशुद्ध रूप से संसदीय शासन व्यवस्था है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की रूपरेखा तय की गई है, अर्थात इंग्लैंड में कि संसद की सर्वोच्चता है। लेकिन हमारे भारत में संसदीय सरकार होते हुए भी संघीय
शासन व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका होता है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन होता है। दूसरी तरफ लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाने का कार्य करती है, या जुडिशियरी होता है जो उस कानूनों की सही अवलोकन या उसका रिव्यू करता है। तो यहाँ पर राज्यों में भी मुख्यमंत्री होता है जैसे हमारे यहाँ है, और वहाँ भी कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में एक केंद्रीय अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल होता है, और इस तरह से मुख्यमंत्री कार्यपालिका संबंधी कार्यों का संचालन करते हैं। तो दूसरी तरफ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी पढ़ने को मिलेगा कि जिसको हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, या साधारणतः स्विट्जरलैंड और अमेरिका में देखने को मिलता है कि वहाँ जनता के डायरेक्ट इलेक्शन से, जनता से प्रत्यक्ष रूप से चुनकर कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य व्यापक है। ठीक है, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो लेजिस्लेचर जैसे अमेरिका में सीनेट है या अन्य न्यायपालिका के द्वारा उसे ठीक चेक एंड बैलेंस किया जाता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो कैबिनेट होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर बनाए जाते हैं, न कि वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरह से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था या एकात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था इत्यादि के स्वरूपों को जानने के बाद कुछ दूसरे तरह की शासन व्यवस्था को भी, अर्थात सरकार के कुछ सिस्टम को, प्रणाली को जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है, जो कि आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। जैसे टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट, सर्वाधिकारवाद की अवधारणा, उसके अंतर्गत आपको नाजीवाद जो जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीज्म था, जो डिक्टेटरशिप के अवधारणा के अनुकूल था, फासिज्म, फासीवाद जो इटली में था, वो भी अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप के अवधारणा के अनुकूल शासन व्यवस्था था, जिसमें एक दल या एक व्यक्ति के हाथों में शासन प्रबंध रहता है, और वह अपने कार्यकर्ताओं या अधिकारियों के माध्यम से पूरे शासन व्यवस्था पर एक छत्र या स्वाधीन, जिसको कहते हैं कि वह अपने इच्छा अनुकूल शासन व्यवस्था को संचालित करता है। दूसरा फैबियनवाद, जो कि पहले इंग्लैंड में उभरा था, लेकिन बाद में वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली आ गई। लेकिन फैबियनवाद भी, फैबियनिज्म भी एक शासन प्रणाली है। उसके बाद एक और है जो पहले सोवियत संघ में अर्थात रसिया में 1917 में आया, जो साम्यवाद, समाजवाद था। आजकल जो चीन में आपको देखने का मिलेगा जो सरकार है, या उत्तर कोरिया में मिलेगा, यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है जिसको साम्यवादी सरकार कहते हैं। वो भी एक दलीय शासन प्रणाली होता है, जिसमें किसी दूसरे दल की कोई स्थान नहीं रहता, और एक ही दल में सरकार के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और शासन अपना इच्छा अनुकूल चलाते हैं। इसके विस्तृत रूप में जानने के लिए, माने साम्यवादी शासन व्यवस्था हो या नाजीवाद हो या फांसीवाद हो, अर्थात जो भी डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद से संबंधित जो भी शासन व्यवस्था है, उसको भी आप लोगों को जानना आवश्यक है, जिसे आप अपने सिलेबस में, अपने पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर्स दिया गया है उसके संदर्भ में समझेंगे, या उसे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। तो आज हमें जो सरकार है वह सरकार क्या होती है, या राज्य को सरकार हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि राज्य और सरकार को साधारणतः लोग देखते हैं जैसे कहते हैं भारत सरकार। तो भारत तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य है, लेकिन भारत सरकार का देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, बिहार सरकार कहते हैं।
लेकिन वह सरकार, ठीक है, पहले मैंने कहा कि सरकार राज्य के कार्यों को एक्टिवेट करता है, उसे निरूपित करता है, संचालित करता है। फिर राज्यों के विभिन्न कार्यों का संपादन सरकार के द्वारा ही संभव है। उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति भी सरकार से ही संभव है। अब राज्य के उद्देश्य इट मीन सरकार के कार्य, जैसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षा या संरक्षण देना, कि राज्य के जो एक्सटर्नल इन्वेडर से या युद्ध से, बाह्य आक्रमण या कोई भी युद्ध से सुरक्षा एवं संरक्षण देने का कार्य सरकार रूपी संस्था का है, जिससे कि राज्य के भीतर रहने वाले जनता सुखमय रूप से अपना जीवन यापन कर सके। तो दूसरा है कि आंतरिक शांति की व्यवस्था करना और इंटरनल सिक्योरिटी की स्थापना करना, कि राज्य के दूसरा उद्देश्य अर्थात सरकार के दूसरा कार्य है कि देश या राज्य के भीतर शांति व्यवस्था को कायम रखना, उसके आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, जिससे कि राज्य के भीतर रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को अपने जीवन संबंधी कार्यों को संचालित करने में सुविधा प्राप्त हो। तो तीसरा कार्य है जनता के अधिकार और कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित करना, कि सरकार का तीसरा कार्य है कि जैसे अधिकार, जैसे भारतीय संविधान में पहले 7 अधिकार था, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो अधिकार है, अधिकार के साथ साथ उसका ड्यूटीज भी है, उसके कर्तव्यों को दोनों को सामंजस्य पारस्परिक रूप से क्रियान्वयन कराना सरकार के दायित्व है। तो दूसरे तरफ से सरकार के भी विभिन्न एजेंसी है, विभिन्न संस्थाएं है, संगठन है, उसके अधिकारियों के अधिकार एवं कार्य और दूसरे तरफ जनता के अधिकार एवं कार्य दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य सरकार के पास है। इसलिए सरकार नियम, कानून, परिनियम, जो अधिनियम इत्यादि अपने संविधान के द्वारा संचालित करती है, या पहले सरकार संविधान बनाती है, सरकार संविधान के द्वारा इनमें पारस्परिक संबंधों को क्रियान्वयन करती है। फिर चौथा कार्य है कि न्याय कि जैसे न्याय प्रबंध का कार्य, कि सरकार का कार्य है कि यदि राज्य के भीतर, देश के भीतर यदि कोई अराजकता की स्थिति नहीं है, इसलिए न्याय प्रबंध, न्यायपालिका के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों को गठन करना और उसके साथ साथ कार्यपालिका के अधिकारियों के भी न्याय संगत कार्यों के लिए नियम, परिनियम इत्यादि बनाना, जिससे कि न्याय देश के अंतर्गत रहने वाले नागरिक या जनता के जो भी कष्ट है, संघर्ष है, उसका सही रूप से न्याय मिल सके, उनकी समस्याओं का निदान न्यायपालिका के द्वारा संभव हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में न्यायपालिका वहाँ के संविधान के संरक्षण या सरकार के अन्य अंगों के द्वारा अगर अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो उसे रोकने के लिए, या देश के भीतर यदि कोई अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है तो उसको व्याख्या करना, माने उसके दोषारोपण, जो अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है उसे दंडित करना और उस पर कानून बनाना इत्यादि का कार्य न्यायपालिका के हाथों में है और न्यायपालिका सरकार के अंग हैं। फिर इसके अलावे है कि
कानूनी संबंधों को स्थापित करना, अर्थात देश के भीतर विभिन्न परिवार है, विभिन्न कुटुंब है, उन सभी के बीच जो कानूनी संबंध, यदि जैसे पति को पत्नी से अगर समस्या है, संघर्ष की स्थिति है, या बेटा को पिता से, या पुत्री को पिता से, या बहन को भाई से, या अन्य परिवारों के सगे संबंधियों के बीच यदि कोई कानूनी अड़चन है या कोई डिस्प्यूट है, तो उसका सही रूप में निराकरण करना और उन सभी के बीच आपस में संबंध को स्थापित करने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है या सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अलावे भी जैसे दूसरा कार्य है कि शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्यों का निपटारा करना, उद्योग धंधों के लिए में सहायता देना या प्रश्रय देना, जिससे कि देश या राज्य विकसित हो सके। उसके अलावे कृषि संबंधी कार्य या व्यापार संबंधी व्यापार को बढ़ावा देना, या संचार कम्युनिकेशन को डेवलप करना, या ट्रांसपोर्टेशन यातायात के संसाधन को विकास करना। तो इस तरह से विभिन्न कार्य सरकार के हैं जो राज्यों के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा इन सभी कार्यों का संचालन किया जाता है, या जैसे करेंसी का निर्धारण करना, या जो गरीब निर्धन है, अपाहिज है, उसको भी सहायता देना इत्यादि कार्य भी सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा संचालित या विभिन्न एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार सरकार इन सभी कार्यों को प्रमुख रूप से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका जैसे अंगों के द्वारा क्रियान्वित करती है। इसके अलावे भी सरकार के अंतर्गत और बहुत से सरकारी संगठन हैं या देश के भीतर गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी कार्य करता है। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हो या अन्य संस्थाएं हो, ये सभी प्रमुख जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका के अंतर्गत कार्यों को संपादित करते हैं। तो इन सभी कार्यों को सरकार द्वारा एक कल्याणकारी वेलफेयर वर्क के रूप में, कार्यों के रूप में संपादन किया जाता है। तो इस तरह से आप सबों ने अभी इस क्लास में सरकार क्या है, सरकार और राज्य में क्या रिलेशन है, या सरकार के कौन कौन से स्वरूप है, उसके विभिन्न स्वरूप, चाहे वह ट्रेडिशनल स्तर पर हो या मॉडर्न टाइम्स में आधुनिक स्तर पर सरकार के विभिन्न रूपों के जो संक्षिप्त जानकारी मैंने आप सबों को देने का कोशिश किया। इसके साथ साथ सरकार के अधिकार एवं कार्यों के विषय में आगे आप सबों को विभिन्न चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, और विशेष रूप से जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद के उपबंधों एवं अधिनियमों में निहित तथ्यों से आप आगे अवगत होंगे। इसलिए मैंने प्रारंभ में आप सबों को सरकार के संबंध में कुछ तथ्यों को बताने का प्रयास किया। इसे समझेंगे और पुस्तकों में आगे तो आपको बहुत से इसके विषय में पूरे चैप्टर्स ही सरकार से संबंधित है, जिसको पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी
जानकारी को विकसित करेंगे, क्योंकि यह जीके से लेकर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो। थैंक यू, धन्यवाद।